हेलो फ्यूचर के टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो 95 प्लस स्कोर करना और टॉप करना चाहते हो अपने एग्जाम्स में, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी मैनेजमेंट के चैप्टर 1 पर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। तो चलिए आज बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पर। तो दोस्तों, ये मैनेजमेंट की जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ये दिए किसने हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारे दो फिलोसोफर्स ने दिए हैं, एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फ्योल ने। इन दोनों ने मिलके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताई हैं। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल पर चलते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, we should not get stuck in a set of doing work. We have to change ourselves according to needs and requirements so that we can achieve greatest efficiency in workplace. तो दोस्तों, इसका मतलब है, ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है, हमें अपने आप को चेंज करते रहने चाहिए। टाइम के साथ हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप सबसे पीछे रह जाओगे। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं मैं आज के टाइम पे नोकिया का। नोकिया को कौन जानता है? अगर कोई यंगस्टर होगा तो बिल्कुल भी जानता नहीं होगा। नया पैदा हुआ बच्चा, नया पैदा हुआ बच्चे से मेरा मतलब है कुछ 5-6 साल का बच्चा होगा आज के टाइम पे 2025 में, तो वो तो शायद नोकिया को जानता भी ना हो। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो पीछे रह चुका है। तो दोस्तों, यही बात है। जैसे कि रियलमी, ओप्पो, वीवो, एमआई, ये सब जब लेकर आए एंड्रॉयड सिस्टम को, नोकिया नहीं लाया। नोकिया अपने उसी पुराने में ही लगा पड़ा रहा। तो देखिए, आज के टाइम पे वो पीछे रह चुका है। तो इसलिए कहता हूँ, इसलिए ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें अपने आप को टाइम के साथ चेंज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल पर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वी हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ हार्मनी इन वर्क प्लेस। वी हैव टू शो हार्मनी बिटवीन ईच अदर सो दैट ईच एंड एवरी थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विल रन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल द गोल्स विल अचीव ऑन टाइम। तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल का मतलब है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है, हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। कभी हमेशा वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का कल्चर नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ जापानीज़ कल्चर का। तो दोस्तों, जब जापानीज़ की कोई डिमांड पूरी नहीं करी जाती थी, तो वो स्ट्राइक करने का उनका तरीका ऐसा था, वो हेल्दी स्ट्राइक कहते हैं उसे। उनका तरीका ऐसा था, वो क्या करते थे, या तो वो ब्लैक बैजेस लगा लेते थे और सर पे वाइट कपड़ा बांध के चल देते थे। तो वहाँ पर वो तोड़-फोड़ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं करते थे। वो सिंपैथी गेन करने के लिए और ज़्यादा काम करते थे और ज़्यादा अच्छे से काम करते करते थे, जिससे कि मैनेजर को सिंपैथी हो उनसे और वो उनकी सैलरी, वेजेस जो उनकी डिमांड है वो पूरी कर दे। तो दोस्तों, ये होता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर हार्मनी रखें, कोऑपरेट करें, कोऑर्डिनेट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। तो इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल पर, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑल थिंग्स आर परफॉर्म बाय डिफरेंट पीपल एंड मस्ट बी कैरिड आउट विद द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग स्टैंडर्ड। इफ स्टैंडर्ड्स आर सेट अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयज, दे विल शो बेस्ट कॉपरेशन इन देयर वर्क। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? हमेशा जो है, हमें एम्प्लॉयर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना चाहिए, उनके साथ कॉपरेट करके चलना चाहिए। ये नहीं होता कि आप उनको बहुत ज़्यादा काम कराओ, इतना ज़्यादा काम कराओ कि वो अपने आप को ही भूल जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनके लिए इस तरह से स्टैंडर्ड सेट करो कि वो काम पूरा कर लें। ये नहीं, जैसे कि आप देखते हो सेल्समैन होता है, एक सेल्समैन। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लीजिए सेल्समैन का। मैंने उसे टारगेट दे दिया, पहले ही वो फ्रेशर था और मैंने उसको टारगेट दे दिया 20 लाख का, जा भाई 20 लाख की सेल करनी है तेरे को 1 साल में। कभी भी नहीं कर पाएगा। उसे थोड़ा-थोड़ा बताएँगे, भाई तू पहले पहले साल मेरे को दे 50,000 की सेल। अगर वो 50,000 की सेल कर पाता है, फिर हम उसको टारगेट बढ़ाएँगे, तब हम उसका टारगेट बढ़ाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा काम देना चाहिए, वो भी इस तरह से देना चाहिए काम कि उससे हो जाए। ये नहीं कि बिल्कुल उसको जानवर की तरह ट्रीट करो, वो कोऑपरेट करना चाहिए हमें अपने एम्प्लॉइज़ के साथ। तो ये इसका मतलब ये है। तो अब बात करते हैं अपने फोर्थ प्रिंसिपल पर, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। According to this principle, efficiency of industry depends on efficiency of worker. If we do proper development of employees, we can achieve good result. We should give proper training to the employees. तो दोस्तों, इस प्रिंसिपल का मतलब ये है, इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है, हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग और अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। अगर वो उनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, उनको सब कुछ अच्छे से सिखाएंगे हम, तभी वो अपनी एफिशिएंसी दिखा पाएंगे, तभी वो हमारे गोल्स अचीव कर पाएंगे। अगर आप ऐसे ही किसी को भी
उठा के लेके आ जाओ और राह चलते आदमी को और उसे सीधा-सीधा काम दे दो, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर बातें सिखाएँ, तभी वो कर पाएगा। अगर वो अच्छे से उसको अच्छा लगेगा, अगर वो अच्छे से समझ पाएगा सारे काम को, तभी तो वो कर पाएगा। अब आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सपोज़ आपने देखा होगा छोटू होता है एक दुकान पे, छोटू में मेरा मतलब है कहने का, कोई लड़का होता है काम करने वाला, वो नया-नया होता है। सपोज़ वो जूते की दुकान पे लगा है, तो उसको आप क्या कहोगे? जा भाई ये आया है, इसे जूता दिखा दे। अब उसको बिल्कुल नहीं पता जूते के बारे में, जूते की सोल के बारे में नहीं पता, जूते के टाइप्स नहीं पता, स्नीकर्स शू आता है एक और चेल्सी बूट्स आते हैं, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब आप उसको बताओगे, प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, तब तो वो बेच पाएगा उसको। तो दोस्तों यही बात है, हमेशा अपने जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग दो, उनकी इंटर्नशिप कराओ, उनको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दो हर चीज़ की, तब उनको एम्प्लॉय करो अपने काम में। जब वो अच्छे से सीख पाएँगे तभी वो काम कर पाएँगे अच्छा, और जभी आपके गोल्स अचीव हो पाएँगे। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं हम टेक्निक्स ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। सबसे पहले एफडब्ल्यू टेलर्स की हम टेक्निक्स पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहली टेक्निक जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी थी हमें, वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। According to this technique, we should distribute all the staff in different functions or departments so that proper working and successful achievement of goals can be done. तो इसका मतलब ये था दोस्तों, इस टेक्निक में बताया था एफ डब्ल्यू टेलर ने, हमें जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को डिवाइड कर देना चाहिए अलग अलग फंक्शन में। जैसे परचेज का अलग डिपार्टमेंट बना दो, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स का सेल्स डिपार्टमेंट बना दो, और ऑपरेशंस का ऑपरेशन डिपार्टमेंट बना दो, प्रोडक्शन का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दो। तो इस तरह कर करके अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो काम अच्छे से हो पाएगा, तभी हम गोल्स अचीव कर पाएंगे अपने। तो ये था इस टेक्निक के अंदर। अब सेकंड टेक्निक बताऊं मैं आपको, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। According to this technique, we should put some standards in a workplace so that work will become more simplified and efficient. Example, in a textile factory, we put some standard of different samples and every size has different rates. This will simplify the work. With this, we can easily manage rates by knowing the standard. तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, इस टेक्निक के अंदर बताया है, हमें हमेशा स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान के चलिए एक टेक्सटाइल कंपनी है, वो टी शर्ट्स, लोवर्स, ये सब चीज़ें बनाती है, तो वहाँ पर वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देगी। स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है जैसे एक्स साइज़ हो गया, एक्सएल हो गया, एम हो गया, एल हो गया, इससे सारा काम सिंप्लीफाई हो गया, स्टैंडर्ड भी बढ़ गया काम का। स्टैंडर्ड जब सेट करिए उससे सारा का सारा काम सिंप्लीफाई हो गया। अब कोई आदमी आएगा, वो बोलेगा भाई मुझे तो एक्सएल चाहिए, तभी तो समझ पाओगे। या फिर अगर वो इशारा करे ये इस तरह का चाहिए, तब तो नहीं समझ पाओगे। जब वो अपने नाम बताएगा, मुझे एक्सएल चाहिए, एल चाहिए, एम चाहिए या डबल एक्सएल चाहिए, तभी वो समझ पाएगा। तो इससे काम सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इसमें यही बताया कि स्टैंडर्ड सेट करो हर चीज़ का, हर चीज़ का एक नाम दो जिससे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो अब बात करते हैं थर्ड टेक्निक पर एफडब्ल्यू टेलर की, वो है मेथड स्टडी। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क, बट वी मस्ट यूज दैट बस मेथड फ्रॉम अदर मेथड दैट विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोस्तों इस टेक्निक में बताया है हमें वो मेथड, हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं काम करने के, लेकिन हमें वो मेथड चूज़ करना है जिस मेथड से हमारी एफिशिएंसी बढ़े। मतलब एफिशिएंसी का मतलब मैंने बताया था आपको, कम कॉस्ट लगे और कम कॉस्ट लगे और हमें आउटपुट ज़्यादा मिले। वही बताया इसके अंदर, हमें वो मेथड यूज़ करना है जिसकी हेल्प से हमें कम कॉस्ट लगे और आउटपुट हमें ज़्यादा मिले। इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। तो आते हैं अब अपने अगले टेक्निक पर, मोशन स्टडी। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वी मस्ट अप्लाई दैट बेस्ट मेथड विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वी शुड ब्रिंग ऑल द थिंग नियर टू अ प्रोजेक्ट सो दैट वी कैन रिड्यूस अ मूविंग कॉस्ट। तो इस स्टडी का मतलब है, इस टेक्निक का मतलब है, हमें अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाना है। कैसे बचाओगे? ये अगर मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा फैक्ट्री जो है सहारनपुर में है और रॉ मटेरियल आता है देहरादून से। तो अब ये नहीं कि आप बार बार जाओगे देहरादून, बार 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 इस तरह से आना जाना करोगे। उस प्लांट को ऐसा कुछ करो कि वो कंपनी के नज़दीक आ जाए, आपके प्रोजेक्ट के नज़दीक आ जाए, उस जिससे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे, मूवमेंट कॉस्ट बचे। अपनी लोकेशन को ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको ईज़ी पड़े। ये नहीं कि आप अब माल देहरादून से मिल रहा है तो आप देहरादून से ही लो, और कोई जगह ट्राई करो। ऐसा ट्राई करो कि वो आपको सहारनपुर से नज़दीक सरसावा में मिल जाए, या सहारनपुर से नज़दीक सहारनपुर के अंदर जो सहारनपुर के आस-पास जो पड़ता है रुड़की, रुड़की से मिल जाए आपको। ऐसा दिमाग लगाइए।
तो जिससे आपकी मोशन कॉस्ट बचे, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे। तो अगली टेक्निक पर आते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग पढ़ाते हैं, फिर आपको इसका मीनिंग बताएंगे सिंपल वर्ड्स में। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक वी मस्ट प्रोवाइड सैलरी और wages according to his task performed so that he may feel motivated and give his best in achievement of goals and objective। तो दोस्तों इसका मतलब है जैसे कि आप भट्टे पर लोग को रखते हैं, भट्टे पर लगते हैं ना, देखा हो आपने, जितना वो काम करते हैं उतने उनको पैसा मिलता है, ठेकेदार समझ लीजिए एक तरीके से। वही रूल इसमें बताया गया है। एक आदमी को इस तरह से उसकी वेजेस सैलरी दो जिस तरह से वो खुश रहे। जैसे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में ऐसा होता है, एक आदमी को हमने टास्क दिया कि भाई 10,000 यूनिट बनानी है, तुझे 1 यूनिट के 100 रुपये दूंगा मैं। तो जब 10,000 यूनिट बना देगा तो उसे कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए मिलेंगे सीधे सीधे। तो यही बात इसमें बताइए, जितना काम करेगा उसको उतने पैसे दो, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और आपको भी एफिशिएंसी अचीव होती रहे, आपका गोल भी अचीव होता रहे। यही बात इसमें बताई है। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक फटीग स्टडी पर। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक एन एम्प्लॉय can show his best performance if he is mentally and physically fit. So an employee must take some time interval while doing a work so that he may not cause any fatigue and efficiency in work will achieve। तो दोस्तों इसके अंदर इस वाली टेक्निक में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बताया है कि हमें उन टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए, उन तरीकों का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारे एम्प्लॉय फटीग ना हो जल्दी से। मतलब एक टाइम इंटरवल्स रख लीजिए। जैसे कि आपको एक एम्प्लॉय से 6 घंटे का काम लेना है, तो वहाँ पर 2 एम्प्लॉइज़ को लगा दीजिए जिससे कि एक आदमी 6 घंटे काम करे, तो दूसरा आदमी भी 6 घंटे काम करे, जिससे कि एक आदमी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। मतलब उस काम को थोड़ा-थोड़ा डिवाइड कर दो या फिर उसमें टाइम इंटरवल्स का गैप रख दो। 3 घंटे तू काम कर भाई इस चीज़ को, 3 घंटे तू काम कर इस चीज़ को, 3 घंटे तू कर, 3 घंटे तू कर। इस तरह करके 3 घंटे तू काम कर, आधे घंटे का रेस्ट ले, फिर चौथे घंटे लग जा, फिर 3 घंटे काम कर, आधे घंटे रेस्ट दे, इस तरह कर करके थोड़ा इंटरवल्स ले लेकर काम करें। तो इसको बोलते हैं फटीग स्टडी। तो ये तो हो चुके हैं सारे के सारे दोस्तों टेक्निक्स ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, अदरवाइज दिस वीडियो में गो लॉन्ग। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।